हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज हम अपनी हिंदी पुस्तक गोधूली कक्षा 10 की हिंदी पुस्तक गोधूली के अध्याय 5 जो कि गद्य खंड से है, आपका अध्याय 5 जो कि गुनाकर मूले जी के द्वारा लिखा गया निबंध है, नागरी लिपि। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। नागरी यानी कि नगर में, शहर में, और लिपि यानी कि ध्वनि का जो लिखित चिन्ह होता है उसे लिपि कहते हैं, चिन्हों को। तो चलिए सबसे पहले हम गुनाकर मूले जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। गुनाकर मूले जी का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई। शिक्षा की भाषा उनकी मराठी थी। उन्होंने मिडिल स्तर तक मराठी पढ़ाई की। फिर वे वर्धा चले गए और वहां उन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी की। साथ ही उन्होंने अंग्रेजी व हिंदी की भी पढ़ाई की। फिर इलाहाबाद आकर उन्होंने गणित विषय में मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई की। सन 2009 में मूले जी का निधन हो गया, यानी कि उनकी मृत्यु हुई सन 2009 में। गुनाकर मूले जी का जो अध्ययन क्षेत्र है वो और कार्य क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा है। उन्होंने बहुत ही व्यापक रूप में अपने कार्य और अध्ययन का जो भी सिलसिला है जारी रखा। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास और भी कई सारी प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति जैसे विषयों पर उन्होंने बहुत लिखा है। उनकी प्रमुख कृतियों के नाम हैं अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मैंडलिक महान वैज्ञानिक। इस तरह से आदि उनकी बहुत सारी जो उन्होंने लिखे हैं, उनकी कृतियां, बहुत सारी कृतियां हैं। भारतीय लिपियों की कहानी, और इसी के बारे में आज हम, ये जो नागरी लिपि है इसे हम पढ़ेंगे, जो हमारी भारतीय लिपि है जिससे संबंधित है। गुनाकर मूले जी की एक पुस्तक है अक्षर कथा। ये उन्होंने पुस्तक लिखी थी, अक्षर कथा। इस पुस्तक में उन्होंने संसार की प्राय सभी प्रमुख पूरा लिपियों की विस्तृत जानकारी दी थी। जो भी हमारे प्रमुख लिपियां हैं, चिन्ह हैं, उसके बारे में इन्होंने संपूर्ण जानकारी इस अक्षर कथा पुस्तक में दी है। ये प्रस्तुत निबंध जो है गुनाकर मूले जी की पुस्तक से भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। आज की जो कहानी है नागरी लिपि, ये भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। इसमें हिंदी की अपनी लिपि नागरी या देवनागरी के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट दिखाई गई है। यहाँ हमारी लिपि की प्राचीनता, व्यापकता और शाखा विस्तार का बहुत ही प्रामाणिक आख्यान प्रस्तुत किया गया है। तकनीकी बारीकियों और विवरणों से बचते हुए लेखक ने निबंध को बोझिल नहीं होने दिया है। इन्होंने इस निबंध को बहुत ज्यादा जटिल नहीं किया है। बहुत ही सादगी और सहजता के साथ इन्होंने हमें जानकारी दी है हमारी लिपियों के बारे में। तो ये थी हमारे गुनाकर मूले जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। और अब हम अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है नागरी लिपि। नागरी लिपि, जिस लिपि में यह लेख छापा है उसे हम नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। यानी जिस लिपि में यह लेख छापा गया है उसे हम नागरी या फिर देवनागरी लिपि कहते हैं। करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने और
इसमें पुस्तकें छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई है। करीब 2 सदी पहले, सदी कह रहे हैं यहाँ पर, मतलब 1-2 वर्ष नहीं, और 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने। इस लिपि के बारे में जो भी जानकारियां करीब 2 सदी पहले पहली बार इस पुस्तक में छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पहले हिंदी, और हिंदी की और भी जितनी प्रकार की बोलियां हैं, जितने प्रकार से हिंदी तो केवल एक तरह की नहीं बोली जाती है, अलग अलग जगहों पर हिंदी बहुत सारे तरीकों से बोली जाती है। सभी की बात बोली में एक ही तरह की भाषा हम नहीं मिलते हैं, हिंदी ही बोलते हैं हम सभी, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से हिंदी का उपयोग किया जाता है, हिंदी बोली जाती है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि हिंदी तथा इसकी विविध जो बोलियां हैं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली, नेपाली जो जगह का नाम है खसपुरा, व नेवारी भाषाएं भी इसी लिपि में लिखी जाती हैं। ये जो नेपाल की बात कर रहे हैं, नेपाल की जो नेपाली भाषा है, इसे खसपुरा भी कहा जाता है, वह या फिर नेवारी भाषाएं, ये भी इस लिपि में लिखी जाती हैं, देवनागरी लिपि में। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। मराठी में सिर्फ एक अतिरिक्त ठ अक्षर है। ये जो लिपि है, कह रहे हैं मराठी में सिर्फ इसका जो अतिरिक्त अक्षर है वो है ठ। हमने देखा है कि प्राचीन काल में संस्कृत व प्राकृत भाषाओं में यह ध्वनि थी और इसके लिए अनेक अभिलेखों में अक्षर मिलता था। कह रहे हैं हमने देखा है कि प्राचीन काल में, हमारे जो बहुत पुराने जो बीत चुके हैं राजा महाराजाओं के जो दिन थे, उस काल में संस्कृत व प्राकृतिक भाषाओं में यह ध्वनि थी और इसके लिए अनेक अभिलेखों में अक्षर मिलता था और इसके लिए अलग अलग तरह के अक्षर का उपयोग किया जाता था। जैसे कि यहाँ पर बताया गया मराठी में सिर्फ एक अतिरिक्त ठ अक्षर था, उसी तरह से और भी जो भाषाएं हैं उसमें भी कुछ और अक्षर होते होंगे अतिरिक्त, या फिर एक ही अक्षर को सभी भाषाओं में तो अलग अलग तरह से लिखा जाता है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर कि अनेक अभिलेखों में अक्षर मिलता था। देवनागरी लिपि के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसार में जहां भी संस्कृत प्राकृत की पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, वे प्राय देवनागरी लिपि में ही छपती हैं। संसार में जहां कहीं भी संस्कृत या प्राकृतिक भाषाओं की जो पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, वो भी प्राय मतलब अधिकतर देवनागरी लिपि में ही छपती हैं। वैसे विदेशों के कुछ पंडित और उनका अनुकरण करते हुए कुछ भारतीय पंडित भी ऊपर नीचे कुछ चिन्ह जोड़ते हुए रोमन अक्षरों में भी संस्कृत प्राकृत के उद्धरण एवं ग्रंथ छपवाते हैं। कह रहे हैं कि वैसे विदेशों के कुछ जो पंडित है, विद्वान है, और उनका अनुकरण यानी नकल करते हुए कुछ भारतीय पंडित भी, भारत के जो पंडित है वो पंडित भी कुछ ऊपर नीचे कुछ चिन्हों को जोड़ देते हैं और रोमन अक्षरों में भी सांस्कृतिक और प्राकृतिक के उद्धरण एवं ग्रंथ छपवाते हैं। गुजराती लिपि देवनागरी से अधिक भिन्न नहीं है। यानी गुजराती जो लिपि है वो देवनागरी से ज्यादा अधिक भिन्न नहीं है, ज्यादा अलग नहीं है। बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है।
जैसे कि संबंध होते हैं एक दूसरे से, मनुष्य के बीच जो संबंध होते हैं, रिलेशनशिप, उसी तरह से यहाँ पर गुणाकर मुले जी ने लिपियों के भी संबंध दर्शाते हुए हमें बताने की कोशिश की है कि बांग्ला बांग्ला जो लिपि है वो प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है। मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। हाँ, दक्षिण भारत की लिपियां वर्तमान नागरी से काफी भिन्न दिखाई देती हैं। दक्षिण भारत की जो लिपियां हैं वो वर्तमान नागरी से बहुत ही अधिक अलग दिखाई देती हैं। दक्षिण, यह तथ्य हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आज कुछ भिन्न सी दिखाई देने वाली दक्षिण भारत की ये लिपियां तमिल, मलयालम और तेलुगु कन्नड़ भी नागरी की तरह प्राचीन ब्राह्मी से ही विकसित हुई हैं। और ये जो लिपियां हैं, दक्षिण भारत की जो लिपियां हैं, जो कि साउथ इंडियन हम जैसे जानते हैं, वो है तमिल, मलयालम और तेलुगु। ये लिपियां हमारी लिपियों से एकदम अलग है। अभी कुछ समय पहले तक दक्षिण भारत में पोथियां लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। अभी कुछ समय पहले, यानी कि ज्यादा दिन की बात नहीं है, कह रहे हैं कुछ समय पहले, यानी कि कुछ वर्षों की बात होगी, दक्षिण भारत में पोथियां लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। पोथियां यानी कि पुस्तकें, पुस्तकें जो लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। दरअसल नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले। कहने दरअसल नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख हैं, यानी कि ये जो भी बातें हो रही है, जो ये पोथियां पुस्तकें लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था, और साथ में यह भी बता रहे कि नागरी लिपि के आरंभिक जो लेख हैं, पहले पहल जो लेख हैं, वो हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती है। यहाँ पर एक और नाम दिखाया इन्होंने कि दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती है। कोंकण के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में है। ये जो महान महान जो शासक हैं, कोंकण के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवनागरी के यादव, विजयनगर के जो शासक, ये जो महान महान जो शासक हैं, इनके लेख भी नंदगिरी लिपि में लिखे जाते हैं। पहले पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदीगिरी नाम दिया गया है। कह रहे हैं पहले पहल, सबसे पहले विजयनगर के राजा जो थे, उनके लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी का नाम दिया गया था। उसके बाद ये सब और भी जो शासक हैं और भी जो राजाएं हैं, उनके लेख को तब नंदी नागरी लिपि का नाम दिया गया। और सबसे पहले विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी लिपि का नाम दिया गया। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा था। दक्षिण भारत में ये सभी भाषाओं की जो लिपियां हैं, इनका एकदम स्वतंत्र विकास हो रहा था। बहुत ही जोरों शोरों से इनका विकास हो रहा था। फिर भी दक्षिण भारत में अनेक शासकों ने नागरी लिपि का इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी दक्षिण भारत में अनेक लोगों ने नागरी लिपि का इस्तेमाल किया है। राज व राजेंद्र जैसे प्रतापी चोर राजाओं, क्योंकि 11वीं सदी के थे, के सिक्कों पर नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। उनके जो सिक्के हैं पहले के, उन सिक्कों पर उन्हें ये सब
अक्षर देखने को मिलते हैं, सिक्कों पर नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। पहले क्या होता था, राजा महाराजाओं जब हमारे देश को चलाते थे तब वो अपनी एक छाप छोड़ जाती थी, और उसी तरह से उनके जो बनाए गए उसमें सिक्के थे, कैसे समझ में आएगा कि ये सिक्के कहाँ के हैं। तो उस तरह से उनकी जो अपनी लिपि होती थी वो उनके सिक्के पर वो लगवा देते थे वैसे। और वही यहाँ पर बताया गया है कि पहले इन सब लिपियों को वो अपने सिक्के पर इस्तेमाल करते थे, और वो देखने को हमें मिलते हैं, मतलब मिलते हैं 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर। वीर केरल से जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित है। 12वीं सदी के केरल जो एक जगह है दक्षिण भारत की, केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरल से ऐसे शब्द हमें उस नागरी लिपि में अंकित है, ऐसे शब्द उस नागरी लिपि में अंकित है, हमें देखने को मिलते हैं। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, इसका प्रथम भाग नागरी लिपि का। इसका दूसरा भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ ये जो नागरी लिपि है हमारी भारतीय, हमारी जो प्राचीन लिपि है, भारतीय लिपि से जो आई है ये नागरी लिपि, ये आप लोगों को समझ में आ रही होगी, और आप लोग और भी अच्छे से घर पर इसे पढ़िएगा और कोशिश करिएगा और भी अच्छी तरह से समझने के लिए। धन्यवाद।